ठीक है। कॉस्ट क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इट टेक्स टू प्रोड्यूस एन आइटम। अगर मैं कोई है ना प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, सपोज करो आप है ना अंडर ग्रेड में प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर जितना भी पैसा लगता है वो आपकी क्या होती है? कॉस्ट होती है। कि भाई आपने सपोज करो 2 डायोड ट्रांजिस्टर मॉडलिंग आपने डिजाइन किया, ठीक है, या सपोज करो आपने स्मार्ट होम डिजाइन किया, उस पर तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए लग गए। ये क्या है वर्ड? बेसिकली जो मैनेजमेंट में यूज होता है वो होता है कॉस्ट। अब एक नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, रेवेन्यूज। आपने सुना तो होगा नाम। रेवेन्यूज इज नॉट न्यू थिंग फॉर यू पीपल, बट एक वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ द डॉलर अ कंपनी और गवर्नमेंट टैक्स इन, ठीक है। यानी रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपने 12 हज़ार का प्रोजेक्ट बनाया और आपने वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद मार्केट में उसको यूटिलाइज किया और आपको वही 12 हज़ार पे पे बैक हो जाते हैं। ये आपका क्या है? रेवेन्यू है, ठीक है। मीन्स जो वापडा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, यूनिट जनरेट होते हैं, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 500 यूनिट, ठीक है। अब जब ये यूनिट जनरेट हो जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ पैसा होता है, ठीक है, पैसा लगता है, ठीक है। वो पैसा जब आप रिकवर करते हो उसको, जो पैसा जनरेट हो जाता है वो बेसिकली आपका क्या होता है? रेवेन्यू होता है। कि भाई ये पैसा मुझे रेवेन्यू है, मेरा रेवेन्यू है, मुझे लेना है पैसा लोगों से। सपोज करो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 1000 रुपये आता है, तो ये रेवेन्यू किसका है? वापडा का। आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और वो प्रोजेक्ट मार्केट में सेल करते हो, वो रेवेन्यू किसका है? आपका है। वो अमाउंट बेसिकली क्या है? आपका रेवेन्यू है। जो प्रोजेक्ट पे कास्ट लगी थी वो तो कास्ट थी, मगर अब आप कह रहे हो कि यार ये मैं ना इसको रिकवर करूं, यानी ये मेरा एसेट है, मेरे पैसे हैं, उसको हम कहते हैं व्हाट? रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू खाता होता है, वो क्या करता है? जमीनों को सेल करता है, फिर कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं वो लोग, ठीक है, वो फिर आपके नाम पे चढ़ जाता है। तो रेवेन्यू खाता जो होता है बेसिकली वो ये होता है कि जो कास्ट लगी हुई होती है, उस कास्ट को जब आप रिकवर करने जाते हो तो वो होता है आपका रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, कास्ट के 3 किस्म होते हैं। एक होती है फिक्स्ड कास्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कास्ट, थर्ड होती है टोटल कास्ट। देखें, फिक्स्ड कास्ट, द अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस मस्ट पे ईच मंथ और अ ईयर लाइक अ रेंट एंड द कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंस की बात कर रहा है, ये रेंट की बात कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब ये होता है इनिशियल अमाउंट। जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, सपोज करो आप मिनी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, आपने ना बटन लिए, आपने कार खरीदी, आपने ट्रांसफार्मर छोटा सा खरीदा, ठीक है, आपने ना कोई और चीजें लाइक एक परचेज की, आपने ना क्या कहते हैं इसको, नट एंड बोल्ट परचेज किए, आपने स्क्रू ड्राइवर परचेज किया, ये किया है कैपिटल कास्ट है, ठीक है। और आपने क्या किया? उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपके मोहल्ले में कुछ लोग थे, उनको जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी की, आपने उनको मंथली बेस पे वो चीज दे दी, तो वो होता है आपका लाइक रेंट, ठीक है। और ये अमाउंट बेसिकली क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट होता है। अब दूसरी चीज होती है वेरिएबल अमाउंट या वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या होती है? द अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस पेज दैट चेंजेस ओवर टाइम, लेबर एंड रॉ मटेरियल। और वेरिएबल, द वर्ड वेरिएबल इंडिकेट के चेंज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस पेज दैट चेंजेस ओवर टाइम, लेबर एंड द रॉ मटेरियल। जो हम लेबर को तनख्वाह देते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। भाई लेबर की तनख्वाह क्या है? आज 1500 है पर डे, कल 2000 पे होगी। ये चेंज है ना, वेरिएबल है, इसमें कंटिन्यूटी में चेंज आ रही है। रॉ मटेरियल से मुराद कि सीमेंट की बोरी आज 625 रुपए की है, कल पता नहीं कितने की होगी, लास्ट ईयर पता नहीं कितने की थी। तो रॉ मटेरियल, आप है ना बोर्ड खरीदते हो, ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, वो है 600 रुपए का, कल पता नहीं कितने का होगा। आपने 2 मीटर तार खरीदा, सपोज करो वो आपको मिलता है 225 रुपए का, आपको ये पता नहीं कि आने वाले दिनों में वो कितने का मिलेगा। तो ये जो चीज जिनकी कास्ट, जिनका अमाउंट चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू है ना प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, उसको हम कहते हैं व्हाट? वेरिएबल कास्ट, ठीक है। और टोटल कास्ट क्या होती है? फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि एक थर्मल पावर प्लांट जब लगता है या हाइड्रल पावर प्लांट लगता है, ठीक है, तो उस पे जितनी भी कास्ट लगती है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग द क्या नाम है उसको क्या कहते हैं, इरेक्शन होती है, ठीक है। जब इरेक्शन होती है, इंस्टॉलेशन होती है, आपका प्रोजेक्ट जब बन जाता है, आप कहते हो कि भाई इस पे टरबाइन भी लग गई, इसका ठीक ठाक खर्चा आया है, वो होती है इसकी बात फिक्स्ड कास्ट। अब उसमें वेरिएबल कास्ट क्या है कि भाई थर्मल पावर प्लांट तो लग गया, उसको चलाएगा कौन? उसको एक लेबर चलाएगी। उस लेबर को चलाने के लिए जो अमाउंट यूटिलाइज्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, पावर प्लांट तो बन गया, अब आए दिन उसमें मसले तो होंगे, कोई चीज टूटेगी, कोई चीज जुड़ेगी, तो वो जो मटेरियल हम लेके आएंगे वो भी किस में होगा? वेरिएबल कॉस्ट में होगा, ठीक है।
और एक जो फिक्स कास्ट होती है इसको हम कैपिटल कास्ट भी कहते हैं कि भाई इस थर्मल पावर प्लांट पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने लगे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब ये है कि इनिशियल अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट भाई वो लग गया, ठीक है, वो फिक्स था, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं था। अच्छा, एक और चीज होती है प्रॉफिट, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द रेवेन्यूज, दिस इज व्हाई यू आर अ बिजनेस प्रॉफिट मोटिव। Profit is equal to revenue minus total cost. Profit motive is why you are in business, to make the money. Principle of the capitalism. देखिए प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, ये वो वर्ड है जहां पर हर बिजनेसमैन क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे फायदा हो, ठीक है। यानी जितना मैंने प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लगाई है, 10 लाख रुपए मैंने प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लगाई है, ठीक है, और मेरा रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है तकरीबन समझो कि वो है ना 11 लाख रुपए का हुआ है, ठीक है। 10 लाख में से 11 लाख माइनस करूंगा तो फायदा कितने का हो रहा है, 1 लाख रुपए का, ठीक है। सपोज करो मैंने थर्मल पावर प्लांट पे लगा दिए 1 करोड़ रुपया, ठीक है। अब वहां से जो मंथली जो यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1.5 करोड़ के, ठीक है। 1.5 करोड़ माइनस 1 करोड़ कितना बचा मुझे, 50 लाख रुपए। तो याद रखें डिफरेंस ऑफ द इनिशियल अमाउंट एंड द रेवेन्यूज, वहां से अगर जो प्लस मिलता है उसको हम कहते हैं व्हाट, प्रॉफिट। अब फिर आप कहेंगे कि सर जरूरी तो नहीं है कि फायदा ही हो, हमेशा नुकसान भी हो सकता है, तो उस नुकसान को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लॉस, ठीक है। तो याद रखें प्रॉफिट मींस के फायदा, कि भाई मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, और है ना जब मैं इसको रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ या रिकवरी की बात कर रहा हूँ तो मुझे तकरीबन 10,000 रुपए का या 15,000 रुपए का फायदा हो रहा है। क्लियर? अप टू दिस क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई सवाल, सर कोई शक शुबा यहाँ तक? यस सर, जो रेवेन्यू है सर, रेवेन्यू में प्रॉफिट भी होगा सर? एक टेबल है, इस टेबल में क्या है कि जो प्राइस है वो $1 है, प्राइस $2 है, $3 है, $4, $5 है। जैसे ही प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कि भाई मैं अगर एक चीज खरीदूंगा, सपोज करो एक मोबाइल खरीदूंगा, सॉरी 50 मोबाइल खरीदूंगा तो मुझे $1 में मिलेंगे, 40 मोबाइल खरीदूंगा तो मुझे $2 में मिलेंगे। जैसे होता है बाहर ममालिक में कि अगर आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करेंगे उसकी प्राइस क्या होती है, उसके हिसाब से क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। मैंने 10 है ना चॉकलेट्स के पैकेट लिए तो वो मुझे मिल रहे हैं $5 में। मैंने जब उसको कहा कि मुझे 30 चॉकलेट्स चाहिए तो उसने कहा सर अमाउंट और कम हो जाएगा, $3 हो जाएगा। मैंने उसको जब कहा कि सर मुझे 50 चॉकलेट के पैकेट्स चाहिए तो उसने कहा सर $1। तो याद रखें जब मार्केट में क्वांटिटी की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, पैसा क्या होता है, बढ़ता है। जब पैसा घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब देखें इसका स्लोप देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे आपको नजर आ रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो था डिमांड, ये मेरी जरूरत थी। अब सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या, सप्लाई क्या कहती है, देखिए ये सप्लाई, यहाँ पे अगेन एक और टेबल है। इस टेबल में क्या कह रहा है कि भाई सप्लाई ऑफ द वीडियोस, मैंने क्या किया कि $1 में 10 वीडियोस, ठीक है, $2 में 20, $3 में 30, $4 में 40, $5 में 50। यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल ये है कि भाई पैसा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं कोई चॉकलेट्स 10 चॉकलेट के पैकेट ले रहा हूँ तो वो मुझे $1 का मिल रहा है। अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि 20 चॉकलेट चाहिए तो कह रहा है सर $2 होंगे। मीन्स कभी कभी मार्केट में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सप्लाई साइड से क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, एक्सेस में होती हैं। तो जो सप्लायर होता है वो कहता है कि भले ये चीज जो है ना सेल हो जाए, जल्दी जान छूटे मेरी, मगर कभी कभी क्या होती है, सप्लाई बहुत कम होती है। सपोज करो मार्केट में आप हजारों चीजें परचेज करते हो, आपको पता होगा कि कभी कभी मार्केट में एक ना शॉर्टफॉल आ जाता है, आपको वो कहता है कि सर जितनी चीजें आप बढ़ाएंगे पैसा क्या होगा, उतना बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जब आप चॉकलेट्स की बात कर रहे थे, आप तो कहोगे ना कि भाई मुझे 10 चॉकलेट ही चाहिए, मुझे 50 चॉकलेट नहीं चाहिए। पहले जो था ना, क्या नाम, मेरी जो डिमांड थी उसमें ये चीजें मेरे को मीट कर रही थी, मगर अब सप्लाई साइड से क्या हो रही है, चीजें क्या हो रही हैं, महंगी हो रही हैं, अब मुझे ये चीज खरीदनी नहीं है। तो याद रखें जो सप्लाई साइड होती है, जब वहां से चीजें महंगी होना शुरू होती हैं या वहां से जब उसकी प्रोडक्शन कम होती है
तो क्या होता है, चीजें महंगी होना शुरू होती हैं। मैं आपको मिसाल दूं वापडा की, बिकॉज वी आर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो वी हैव टू कंसीडर द एग्जांपल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट पे जब सप्लाई कम होती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कम मिलती है, ठीक है। और जब मिलती कम है तो टैरिफ क्या होता है, महंगा हो जाता है। क्यों? हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, विंड भी है, सोलर भी है, ठीक है, बायोमास भी है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस हमारी पुरानी है। जब मैं बाहर मुल्क की बात करूंगा तो दे आर रिच इन ऑल दी थिंग्स, तो वहां पर अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पे जितनी आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेंगे आपको वो इतनी ही सस्ती मिलेगी। मगर पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पर सप्लाई साइड का इशू आता है, जहाँ इवन क्यों कि जो आपकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इसमें पावर प्लांट में, वो है आपका थर्मल का, ठीक है, या क्या नाम है डीजल साइड पे या पेट्रोल साइड पे। तो ये जो सोर्सेज है ना, ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। जब हम ऑयल मार्केट से या सऊदी अरब से या किसी और कंट्री से परचेज करते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो जाहिर बात है जब उसकी क्वांटिटी सप्लाई, जब हम ज्यादा मांगते हैं इसको, तो वो क्या करता है, पैसे बढ़ा देता है। क्यों? उसको पता होता है कि डिमांड इनकी जो है ना वो कम नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि है ना मार्केट में जब है ना ये ईद वगैरह आती है तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सप्लाई साइड से कम हो जाती हैं और वो पैसे बढ़ा देते हैं कि भाई, पैसे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं बेसिकली कि भाई क्या नाम है ना, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली याद रखें, जो डिमांड होती है वो हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, और जो सप्लाई होती है वो होती है पॉजिटिव स्लोप में। एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इन इकोनॉमिक द इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो इनहेरेंट टेंडेंसी टू चेंज। वहां पर कोई भी चेंज नहीं आती है। द क्वांटिटी डिमांड इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड। देखें, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर सप्लाई एंड डिमांड क्या हो जाती हैं, आपस में टच हो जाती हैं, ठीक है, आके इंटरसेक्ट करती हैं आप एक दूसरे को। वो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की। वो कैसे? देखें, मेरी प्राइस भी थी, मेरी क्या नाम है क्वांटिटी भी थी, मेरी क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक पॉइंट पे आके मिल गए। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। देखें, मार्केट में कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आप देखते होंगे, आप परचेजिंग करते होंगे कि भाई क्वांटिटी एंड डिमांड, आप कहते हो कि यार ये $3 की है, आप हैरान हो जाते हैं। तो रीजन क्या होता है कि वहां से जो डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है, कि भाई डिमांड भी इनकी इक्वल है, सप्लाई भी इक्वल है। जब याद रखें आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है तो वहां पे जो पॉइंट जनरेट होता है वो आपका होता है इक्विलिब्रियम का। और देखें, ये डिमांड जो है ना, यानी जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो ये डिमांड की जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ना, ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 पे अटका हुआ, क्या पता ये 5 पे चला जाए, क्या पता ये आगे चला जाए। तो याद रखें, मार्केट जो होती है बेसिकली डिपेंड करती है आपकी सप्लाई साइड पे, ठीक है। जितनी सप्लाई ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखें, बॉल पेन है, हर बंदा कहता है कि यार है ना पियानो का बॉल पेन, हर बंदा कहता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, ₹2, ₹3 या ₹10। मगर जो पार्कर पेन होती है, जो महंगी पेन होती है, उसकी सप्लाई कम होती है, मार्केट में उसकी डिमांड बहुत है। हर बंदा चाहता है कि मेरा पार्कर पेन हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, महंगी होती है। मैं मोबाइल्स की बात करूं या लैपटॉप की बात करूं कि मुझे एप्पल फोन चाहिए। अब एप्पल फोन महंगा फोन है, उसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, ठीक है भाई। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एप्पल फोन हो, मगर खरीदता कोई भी नहीं है। मगर इसी के वाइस वर्सा, चाइना कंपनी है, उसका कोई मोबाइल है, उसकी क्वांटिटी बेताशा है। वो क्वांटिटी इतनी है कि आप एप्पल का एक फोन लें और उस चाइना कंपनी के 10 फोन ले लें। तो ये पोजीशन होती है मार्केट में। जब आप जाएंगे मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने तो आपको अंदाजा हो जाएगा इन चीज़ों का, ठीक है। अब एक और वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में ही, शॉर्टेज एंड सरप्लस। शॉर्टेज क्या होती है, सरप्लस क्या होता है? जब एक चीज़ मार्केट में कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज। जब एक चीज़ मार्केट में ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मिकदार में मिलती है, उसको हम कहते हैं सरप्लस। के ना वापडा जो है ना, वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी कराची को देती है, वो क्या हुई, शॉर्टेज हो गई, कम हो गई, तो पूरा कराची चला गया डार्क शेड में। जब पूरा कराची डार्क शेड में चला गया तो मींस जो
एनटीडीसी का जो कनेक्शन था, एनटीडीसी स्टैंड फॉर नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का जो कनेक्शन था, उसने पावर की जनरेशन में शॉर्टेज की। फिर क्या हुआ कि भाई कराची जो है ना नॉर्मल हो गया है, और वो कराची की खुद की जो सप्लाई है वो कम हो रही है। क्यों? कि एनटीडीसी उसको पावर जो दे रहा है वो सरप्लस में दे रहा है। तो याद रखें, सरप्लस मींस कि ज्यादा पावर प्रोवाइड करना। कि भाई मार्केट में एक चीज है, सपोज करो कि भाई एक मार्केट में मिसाल दें मैंगोस का, कि भाई मैंगोस की मार्केट में एंड डेज में शॉर्ट हो जाते हैं, मिलते नहीं है, तो वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, अब एक महीना ऐसा आता है जो मार्केट में हर ठेले पे हर बंदे के पास क्या होते हैं, मैंगोज रखे होते हैं। द रीजन बीइंग उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, बहुत हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो वो मार्केट में क्या है, सरप्लसेस हैं। जब सरप्लस है तो सस्ती है चीज, जब मार्केट में शॉर्ट है तो महंगी है। ठीक है। लेबर, अच्छा लेबर की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होती है कि एक वर्ड होता है वेजेस। यार ये वर्ड्स जो है ना याद रखें, आप इनको कभी भी बोलना नहीं, आपको पूरी जिंदगी काम आएंगे। अब ये वेजेस का चक्कर, वेज क्या होता है, व्हाट कंपनीज पे एम्प्लॉइज फॉर देयर लेबर यूजुअली बेस्ड अपॉन एन आवर्ली रेट। अगर एक बंदा डेली बेस पे यानी 4 घंटे या 5 घंटे के लिए 500 रुपये कमाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेजेस। यानी ये बंदा जो वेजेस वाला जो है, इसकी कोई जॉब फिक्स नहीं होती है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। भाई मैं कहता हूँ कि मुझे कल घर की सफाई करानी है, मैंने बंदे को हायर किया, उसको 4 घंटे में 500 रुपये दिए, तो ये क्या था, डेली वेजेस का बंदा था। या सपोज करो कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है, वहां पर एक बंदा जो है, देखें हर इंडस्ट्री में 3 टाइप्स के मुलाजिम होते हैं। एक होते हैं डेली वेजेस के, दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तीसरे होते हैं परमानेंट। जो परमानेंट होता है उसको ज्यादा सहूलतें होती हैं, मेडिकल होता है, तनख्वाह अच्छी होती है, छुट्टियां होती हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वाले की क्या होती है, तनख्वाह फिक्स होती है 30,000 रुपये। ठीक है, और वो छुट्टी 1 या 2 उसकी अलोवेबल होती है। मगर कॉन्ट्रैक्ट वाले की जॉब मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब जो वेजेस वाला होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी कोई छुट्टी अलो नहीं होती है, उसको डेली 6 घंटे जॉब करनी है और डेली बेस पे उसको पैसे देना है। या अगर वो कहता है कि मुझे मंथली बेस पे दें तो ठीक है। तो याद रखें, वेज का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को जो हम पैसे पर आवर के हिसाब से देते हैं वो बेसिकली कहलाता है व्हाट, वेजेस। ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड होता है ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर क्या होता है और व्हाइट कलर क्या होता है? ब्लू कॉलर मीन्स कि जो फैक्ट्री में लोग अपने हाथों से काम